हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज मी कुसुम मैम और आज ये है लेक्चर नंबर 2, चैप्टर 2 हम कर रहे हैं किसका? पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी मैंने स्टार्ट की है NCERT कल हमने चैप्टर नंबर 1 किया इसका। आपको पता है NCERT बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं हर एक जनरल स्टडीज़ के कंपोनेंट के लिए। तो इन डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर 2। कल हमने चैप्टर 1 किया और आज के चैप्टर का जो टाइटल है वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कल हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो है डाइवर्सिटी। उसमें हमने देखा डाइवर्सिटी होती क्या है, कितने किस्म की डाइवर्सिटी होती है, कैसे कैसे डाइवर्स हो सकता है, इंडिया कितना डाइवर्स है। उसमें हमने दो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी। एक देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दूसरा हमने देखा कि लद्दाख और केरल दोनों इंडिया में आते हैं और कैसे दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटी से, जो 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है, इसमें डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और इन डिटेल देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में होगा वो मैं आपको समझाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज क्या होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें कि इंडिया में 8 रिलीजन्स, जो बड़े बड़े 8 रिलीजन्स है वो इंडिया में प्रेजेंट है। वो इंडिया के लोग प्रैक्टिस करते हैं उन रिलीजन्स को, जिसमें कि आपको पता है हिंदू मेजॉरिटी है, मुस्लिम्स बहुत है, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट्स है, पारसीज है, जैन्स है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े 8 रिलीजन्स है वो सारे प्रैक्टिस किए जाते हैं इंडिया में। तो दैट मीन्स यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी है। हिंदुस्तान में, इंडिया में क्या होता है, मोर देन 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज है यहाँ पे। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी यहाँ पे है। ठीक है, अब रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तो इस वजह से कितने मुख्तलिफ ख्यालात के लोग होंगे और इस वजह से कितने मुख्तलिफ मतलब कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में होगी, आपको समझ आया होगा। इसके बाद ये कि समटाइम्स पीपल विद स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर आइडियाज़ मीट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप कभी ट्रैवल करते हैं या आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या किसी मेले में जाते हैं, किसी फेयर में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, आप वहाँ पे लोगों से मिलते हैं। तो ऐसा भी होता है कभी, जब आप लोगों से मिलते हैं आप हैरान हो जाते हैं उन लोगों को देख के। कैसे? या तो वो आपसे, उनकी थिंकिंग बैकवर्ड होगी, वो अभी भी लड़कियों का बाहर जाना पसंद नहीं उनका होगा, उनकी लड़कियों की तालीम पसंद नहीं होगी। या वो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ट्राइबल को देखोगे, वो अभी भी पूजते हैं पौधों को, वो अभी भी पूजते हैं सन को, मून को। तो ऑब्वियसली आपको वो हैरान कुन दिखेगा, क्योंकि वो डिफरेंस है आप में। आप मुख्तलिफ ख्यालात के हैं, वो मुख्तलिफ ख्यालात के। ठीक है, तो इसी का ये होता है कि जब डाइवर्सिटी होती है तो अनफेमिलियर आइडियाज़, आप देखोगे कि ये क्या, कैसा, अभी भी ये सूरज को पूजते हैं, अभी भी सन को पूजते हैं, अभी भी स्नेक को पूजते हैं। मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीबडी, बट इसी को बोलते हैं कि आप स्ट्रेंज और अनफेमिलियर आइडियाज़ वाले लोगों से मिलते हो। देखो, डिफरेंस इन पीपल एग्जिस्ट ऑन वेरियस ग्राउंड्स। तो ये जो आपकी डिफरेंस है ना आपस में, एक लोगों और दूसरे लोग, यहाँ के लोगों को और वहाँ के लोगों को, ये डिफरेंट ग्राउंड्स पे है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन के बेसिस पे होगी, कास्ट के बेसिस पे होगी, कलर, स्किन कलर के बेसिस पे होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो आप अपने बच्चों को बोलोगे, यूजुअली जो मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आप अपने बच्चों को बोलोगे कि जल्दी अंदर जाओ, आप शेड्यूल कास्ट वाले बच्चों के साथ क्यों खेल रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा भी होता है। ठीक है, तो कास्ट के बेस पे हम वो देखते हैं, है ना। तो या कोई बच्चे का स्किन कलर डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली हम उससे भी थोड़ा, ज़्यादातर लोग पहले ही ज़्यादा करते थे कि अपने बच्चे जो वाइट टोन वाला स्किन का होता था उसको थोड़ा दूर रखते थे। तो ऐसा होता था। या अगर बाहर पानी का कुआं होता था, तो अगर शेड्यूल कास्ट आता था पानी लेने के लिए, उसको नहीं दिया जाता था, बिकॉज कास्ट की बेस पे उसके साथ डिफरेंस होती थी। दीज डिफरेंसेस लेड टू प्रेजुडाइज। तो इन डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि प्रेजुडाइज करते हैं लोग। वो क्या होता है प्रेजुडाइज, आपको ये बेसिकली समझना है इस चैप्टर में। 2 वर्ड्स, प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइपिंग। तो सबसे पहले हम प्रेजुडाइज का देखेंगे। प्रेजुडाइज का मतलब होता है टू मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली। जब आप
प्रीजुडाइज मतलब जज करना, लेकिन पहले ही जज करना। देखो आप लोगों से मिले बगैर, उनको जाने बगैर उनको जज करते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल आप किसी शेड्यूल कास्ट के बच्चे को देखोगे, आप बोलोगे उससे दूर रहो, ये गंदे हैं, है ना। मैं इसलिए एग्जांपल दूँ क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हम बोलेंगे किसी इंसान को मिले बगैर हम बोलेंगे अच्छा वो उस एरिया से आई है तो चोर है। तो लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये टीचर है, टीचर ऐसे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है उस एरिया का बंदा गलत होगा, उस टीचर हर कोई वैसा होगा या वो शेड्यूल कास्ट वाला कुछ ऐसा होगा। लेकिन हम प्रेजुडाइज यूज़ करते हैं। हम प्रेजुडाइज क्यों? क्योंकि हम नेगेटिवली उनको जज करते हैं, उनको जाने बगैर, उनको देखे बगैर हम उनको जज करते हैं। नहीं अपने बच्चों को अदर ले जाओ, ये इन लोगों के साथ नहीं खेलेंगे, ये गाँव से आए बच्चे हैं, ये पता नहीं क्या सीखेंगे। तो हमने जज किया उनको पहले ही, उनको जानने से पहले, उनको देखने से पहले हमने उनको जज किया। तो प्रेजुडाइज हम उसी को बोलते हैं जब हम दूसरों को निगेटिवली जज करते हैं या जब हम दूसरों को अपने से इन्फीरियर समझते हैं। ठीक है, हम अरे नहीं इस कुएं से वो पानी नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारी जाति से नहीं है। तो हमने उनको क्या समझा? इन्फीरियर समझा। तो इसी को हम प्रेजुडाइज बोलते हैं, जब आप किसी को जज करते हो निगेटिवली या उनको अपने से इन्फीरियर समझते हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आएगी। उसके बाद हम देखेंगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। क्या? क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। ये क्या होता है? As children grow up, boys and girls are taught to do certain type of tasks. जब भी बच्चे बड़े होते हैं, लड़कियों और लड़कों को डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे होते हैं घर में, दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, जब हम खिलौने लाते हैं, हम लड़की के लिए गुड़िया लाते हैं और लड़के के लिए हम गाड़ी लाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने दिमाग में बिठाया है कि लड़की क्या करेगी, गुड़ियों के साथ खेलेगी और लड़का जो है उसको गाड़ी चलानी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो ये होता है ना स्टीरियोटाइप, दीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप इमेज। इट मीन्स टू फिक्स पीपल इनटू वन पर्टिकुलर इमेज। ये हम क्यों करते हैं? इसलिए हम ये करते हैं क्योंकि हम स्टीरियोटाइप के बेस पे काम करते हैं। वो क्या होता है? जब आप लोगों के साथ फिक्स करते हो कोई इमेज। वो कैसे? जब आप लड़की का कॉन्सेप्ट दिमाग में लाते हो तो आप दिमाग में लाते हो ये कमज़ोर है, ये कम इंटेलिजेंट है, ये फैसला नहीं ले सकती है। तो आपने लड़कियों को एक स्टीरियोटाइप्ड इमेज में बांधा है। जब भी आप लड़की का दिमाग में सोचोगे अच्छा ये औरत लीड कर रही है, अरे ये क्या करे, कौन सा फैसला लेगी। ठीक है, तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स है जो हमने ये रखे। या फॉर एग्जाम्पल गाँव के लोग हैं, अरे ये तो बैकवर्ड, ये मैनरलेस होते हैं। तो ये एक फिक्स किया है हमने इसको एक इमेज के साथ। इन लोगों को ज़रूरी नहीं है कि कोई गाँव का हर कोई गाँव का लड़का मैनरलेस होगा, ज़रूरी नहीं कि हर कोई लड़की लेस इंटेलिजेंट होगी, लेकिन हम स्टीरियोटाइप के बेस पे ये बोलते हैं। तो फ़र्क क्या है? प्रेजुडाइज मतलब होता है जब आप लोगों को नेगेटिवली जज करते हो या उनको इन्फीरियर समझते हो, लेकिन स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब उनको आप लोगों के साथ कोई इमेज फिक्स करते हो। ठीक है, अरे ये टीचर है, ये तो बहुत कंजूस होते हैं, ज़रूरी नहीं हर कोई टीचर कंजूस होगा, मतलब सुनने में ऐसे बोला जाता है ना। तो दोनों नेगेटिव थिंग्स है, प्रेजुडाइज भी और स्टीरियोटाइप भी। तो इनको हम ऐसे यूज़ करते हैं और इन्हीं की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। जब हम प्रेजुडाइज के बेस पे कोई बात करते हैं, स्टीरियोटाइप के बेस पे बात करते हैं, इसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन कैसा? हम कुएं से पानी नहीं निकालने देते हैं लोअर कास्ट को, तो क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ फिक्स करके रखा गया है स्टीरियोटाइप के बेस पे, प्रेजुडाइज के बेस पे। तो इसलिए फिर डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ बिहेवियर ठीक नहीं होता है हमारा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, तो ये हमारे दिमागों में भी फिक्स हो गया और ये सबको समझ आया होगा। मैं कोई इमेजनरी बातें तो बोल नहीं रही हूँ, अपनी सोसाइटी की बातें बोल रही हूँ। जब भी लड़की का दिमाग में आता है हम बोलते हैं कि ये कमज़ोर होती है लड़की, ये कम इंटेलिजेंस के बाद दिमाग कम होता है यूजुअली। आज तो फिर भी बहुत फ़र्क है, अब ये कहाँ बाहर जा पाएगी। ठीक है, क्योंकि हम स्टीरियोटाइप्स के बेस पे ये बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या क्या यहाँ पे लिखा है इस चैप्टर में, वो हम देखेंगे। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स। जब भी हम स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज के बेस पे कोई बात करते हैं, उसी से क्या होता है? भेदभाव होता है, उसी से डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। तो डिफरेंट वजह हो सकती है डिस्क्रिमिनेशन के लिए। Group of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific regions, etc. may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. जैसे अभी हम ट्राइबल्स को बोलते हैं, उनके कुछ एक ड्रेस पैटर्न होता है, वो बैम्बूज के साथ डांस करते हैं, वो काउ स्लॉटरिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो बीच बोते हैं तो उस टाइम उनके अपने रिचुअल्स होते हैं। हम बोलते हैं यार ये बैकवर्ड है, अभी भी सन को पूछते हैं, अभी भी इसको पूछते हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि हमसे इन्फीरियर है, शायद ये भी बैकवर्ड है। ठीक है, तो हम उनको एज एन इन्फीरियर समझते हैं।
तो उस वजह से क्या, क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रीजन के लोग होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ नहीं गुजारते, तो हम उनको अपने से इन्फीरियर समझते हैं, ठीक है? तो उसी इन्फीरियरिटी बेस पे फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। People may suffer discrimination on economic or social grounds. Tribal, some religious groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. तो फॉर एग्जाम्पल रिलीजन के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, ट्राइबल्स को भी कभी डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है, शेड्यूल कास्ट को भी डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिलीजन के बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन होती, नहीं, अगर आप कहीं पे रहते हैं और आप माइनॉरिटी रिलीजन है आपका, तो कभी कभी आपको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, जबकि आप कहीं और पे मेजॉरिटी में होंगे। कभी कभी आपके स्किन टोन की वजह से आपको डिस्क्रिमिनेशन होती है, कभी कभी आपको कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है? तो ये डिफरेंट बेसिस पे आपकी साथ भेदभाव हो सकता है, आपके साथ इल ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है? ओके, उसके बाद हम देखते हैं ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट पीपल आर एंगेज्ड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, सर्टेन काइंड्स ऑफ जॉब्स आर मोर वैल्यूड देन अदर्स। ऑक्यूपेशन के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक साधारण से एग्जांपल दूंगी, किसी फंक्शन में आप होते हैं तो सिंपली कोई सिविल सर्वेंट आता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे देखते हैं तो इंस्पायर करते हैं लोगों को। वहीं पे कोई कारपेंटर होगा, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा, है कि नहीं? तो इट इज़ अ रियल फैक्ट। अदरवाइज ह्यूमन तो दोनों होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिविल सर्वेंट एक ज़्यादा ऑनेस्ट होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कारपेंटर ही ज़्यादा ऑनेस्ट हो। या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई टीचर आता है तो उसको भी रेस्पेक्ट दी जाती है, यहाँ से डॉक्टर आएगा उसको ज़्यादा ही रेस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई फार्मर होगा तो उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता है। तो ये भी ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ ना, रेस्पेक्ट में डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? तो ऐसा भी होता है। कास्ट रूल्स वेर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मेंट टू डू। आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा कास्ट सिस्टम पाया जाता था पहले, अब भी है। उससे क्या होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनटचेबल्स होते थे। अनटचेबल्स उनको क्यों बोलते थे? जहाँ पे बाकी लोग रहते थे ना, उनको वहाँ पे रहने नहीं दिया जाता था। जब बाकी लोग चलते थे वो सड़क क्रॉस नहीं कर सकते थे, जहाँ पे बाकी लोग जहाँ से पानी लेते थे वो नहीं ले सकते थे। उनको सिर्फ वही जो है लोअर जो काम होता था सफाई वफाई का वो करना होता था, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे। उनको और कोई काम, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था बाकी स्कूल्स में। वो बोलते थे नहीं, हमारे बच्चों के साथ उनके बच्चों को मत रखो, ठीक है? तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत सदियों से चला आ रहा था इंडिया में। इसीलिए देखो पॉलिटी कहाँ से आती है, इसीलिए आर्टिकल्स में हम जब आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 4, आर्टिकल 16 के सब क्लॉजेस, और आर्टिकल 17 आ गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? क्योंकि जो सदियों से इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, सो दैट इन सेक्शंस के लोग जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए, इन सेक्शंस के लोग वो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आ जाए, इन सेक्शंस के लोग बाकी प्रोफेशंस में भी आ जाए। तो इसीलिए हमने इनको क्या है, गवर्नमेंट ने इनको रिजर्वेशन दी है, जिसको हम एफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। अदरवाइज हम बोलते हैं ना इक्वलिटी, लेकिन एफर्मेटिव एक्शन गवर्नमेंट लेता है किन के लिए? इन्हीं कास्ट्स के लिए, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ कास्ट के बेसिस पे। जब लोअर कास्ट्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता था, इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 फंडामेंटल राइट्स में रखा है, सो दैट कि जो इस कास्ट, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको एफर्मेटिव एक्शन के थ्रू रिजर्वेशन मिले और वो भी आगे आ पाए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर सफर डिस्क्रिमिनेशन व्हेन ही वाज ओनली 9 years इन स्कूल। जो डॉक्टर BR अंबेडकर है ना, उन्हों का नाम आप आगे देखोगे जब हम 7th 8th की क्लास की NCERT पढ़ेंगे, उन्होंने कितना काम किया है शेड्यूल कास्ट के लिए। डॉक्टर BR अंबेडकर जब 9 साल की थे स्कूल में, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, तो लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने दिमाग में सोचा कि मैं कैसे ये ठीक कर सकता हूँ और अपने जो बाकी जाति के लोग हैं उनको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो इन्होंने लड़ा, उन्होंने आगे बढ़ा। इवन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इसको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उनके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, और BR अंबेडकर आर्किटेक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो ये इन्होंने लॉ पढ़ी थी और इन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत काम किया। ठीक है, क्योंकि इनने खुद डिस्क्रिमिनेशन को देखा। He emerged as the pioneer of rights of Dalits. He believed that Dalits must fight against the caste system. तो दलित्स के लिए इन्होंने, जिनको हम दलित्स बोलते हैं ना, शेड्यूल कास्ट को दलित बोला जाता था, तो इन्होंने दलित्स के लिए काम किया, शेड्यूल कास्ट के लिए काम किया, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, उनको पढ़ाई की तरफ ले गए, ठीक, उनको लीड किया।
ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बहुत सारी किताबें भी हैं इन पे जो लिखी गई हैं। उसके बाद स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, तो इक्वालिटी के लिए इन्होंने कैसे लड़ा। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ऑल्सो स्ट्राइव फॉर इक्वालिटी, जो ब्रिटिश रूल के लिए स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उठी थी जिसमें बहुत सारे लीडर्स ने हिस्सा लिया था, लेकिन साथ साथ उसमें जो है इक्वालिटी के लिए भी स्ट्रगल थी। दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स, पीजेंट्स हैव फॉट फॉर लॉन्ग एंडिंग इनइक्वालिटी। तो यहाँ से पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था कि हमें आज़ादी दो, लेकिन वहाँ साइड से हम आगे पढ़ेंगे कितने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सोशल इक्वालिटी की बात कर रहे थे। वुमेन अपनी एजुकेशन राइट्स के लिए बात कर रहे थे, वुमेन अपनी प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे थे, वुमेन राइट्स इन मैरिज की बात कर रहे थे, ट्राइबल्स अपने राइट्स की बात कर रहे थे, दलित्स अपने राइट्स की बात कर रहे थे। तो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ ये जो राइट्स है इनके लिए भी आवाज़ उठाई गई, ठीक है। इसके बाद After independence, the framers of the Indian Constitution aimed for ending inequality। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी जो है फंडामेंटल राइट रखा गया। हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी बोला जाता है, जो कि फंडामेंटल राइट है। People were allowed freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals, expose themselves freely। तो फंडामेंटल राइट्स इसीलिए दिए गए सो दैट कि इनको हुकूक मिले, ऐसे लोगों को, सब लोगों को हुकूक मिले कि वो अपना रिलीजन अच्छे से प्रैक्टिस करे, वो अपनी लैंग्वेज, भाषा उसको बचाए, उसको कंजर्व करे, उसको प्रिजर्व करे और अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फुल फ्लेजेड करे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। पीपल वर अलाउड फ्रीडम टू फॉलो, तो ये मैंने बताया आपको। टू गारंटी इक्वालिटी इंडिया बिकेम सेक्युलर स्टेट। तो इंडिया में जबकि बहुत सारे रिलीजन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इक्वालिटी देने के लिए इंडिया ने फिर क्या किया, आपने देखा होगा प्रियम्बल में भी ये सेक्युलर वर्ड है। सेक्युलर का मतलब होता है कि जो हमारी कंट्री है, जो हमारा गवर्नमेंट है या स्टेट जिसको हम बोलते हैं, कंट्री को स्टेट उसको हम बोलते हैं, कि जो हमारी कंट्री है, जो हमारी स्टेट है, उसका कोई रिलीजन नहीं है। जो इंडिया है वो हर एक रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट देता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे सेक्युलर वर्ड है। सेक्युलर का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो रेस्पेक्ट करती है हर एक रिलीजन को, ठीक है। और उसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 टू लेके 28 रखा गया है फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 25 टू 28 हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी जब हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 25 से लेके 28, तो इसका मतलब आपको समझ आया। अगर आप ऐसे एनसीईआरटी के बगैर पढ़ते, आप डायरेक्टली आर्टिकल्स पढ़ते, लेकिन जब भी आप आर्टिकल पढ़ोगे अब आपको ईजी हो जाएगा याद रखना। क्यों? क्योंकि आपने इसका बेस, इसका बैकग्राउंड यहाँ पे सीखा, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे बैकग्राउंड सीखा, आगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और याद रखने में भी आसानी होगी। तो इसीलिए राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 है। सेक्युलर वर्ड हमारे प्रियम्बल में रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है, हुकूक दिए गए हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, उनमें आर्टिकल 25 टू 28 है, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया में रिलीजन के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। तो वो ख़त्म करने के लिए, इक्वलिटी रखने के लिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए हैं। तो ये था आज का चैप्टर ऑल अबाउट, ये आज का चैप्टर था ऑल अबाउट दिस डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हमने प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइपिंग का पढ़ा। तो आज का लेक्चर आपको कितना समझ आया ये चैप्टर, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, या आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूंगी इसकी ऐसी सीरीज, आप ये कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।